महत्वपूर्ण अध्ययन है। कहते हैं कि संविधान में जो भाग निर्धारित हुए हैं, खासकर से आप देखिए तो भाग 1, भाग 2 और ऐसे करके तमाम कई भाग इस भारत के संविधान में ऐड किए गए हैं। जो चैप्टर इसमें महत्वपूर्ण है अभी, उस चैप्टर का नाम है संघ और राज्य क्षेत्र। संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक में इस व्यवस्था का उल्लेख है। तो जो अनुच्छेद 1 से लेकर और अनुच्छेद 4 तक में यह व्यवस्था उल्लिखित है, यह व्यवस्था वर्णित है, तो इसमें 2-3 चीजें पहले देखेंगे, फिर अनुच्छेद पे आएंगे। जैसे संघ का निर्माण, और इसका अमेरिका से तुलना, है ना। ये महत्वपूर्ण पार्ट होगा हमारे इस अध्ययन का। जो दूसरा पार्ट होगा वह होगा राज्य क्षेत्र का विकास क्रम, है ना, ये जानेंगे। अब फिर अनुच्छेदों का अध्ययन है, फिर अनुच्छेदों की चीजें हैं। तो आइए हम अपने इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत में सबसे पहला अगर कोई संदर्भ है तो वह है अनुच्छेद 1। कहता है भारत राज्यों का संघ है ना। इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। शब्दों का अब यहाँ पर खेल शुरू होता है। भारतीय संविधान में जो शब्द प्रयोग हुआ है वह शब्द है यूनियन, जिसका अर्थ है संघ। एक शब्द है फेडरेशन, इसका भी अर्थ होता है संघ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन शब्द का उल्लेख नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन शब्द का उल्लेख है। अब इसके भी अपने मीनिंग हैं, इसके भी अपने अर्थ हैं। जैसे देखिए, सबसे पहली बात, जो भारत राज्यों का संघ है, यानी भारत एक संघ है, इसका कहने का यहाँ 2 मीनिंग है, 2 अर्थ है। पहला, एक तो इस वाक्य से यह पता चलता है कि जो संघ का नाम है वह क्या है, भारत है। इससे पहली जानकारी मिलती है। दूसरी, जो भारत एक संघ है ना, तो जो संघ का निर्माण हुआ है, यह संघ राज्यों के साथ समझौते का परिणाम नहीं है, यानी सौदेबाजी का परिणाम नहीं है। यानी ये जो लाइन लिखा गया है, ये लाइन क्लियर इस बात को रेखांकित कर रहा है कि एक तो संघ का नाम उल्लेखित कर रहा है, और दूसरा ये स्पष्ट कर रहा है कि भाई संघ की निर्माण की प्रक्रिया क्या है, उसकी निर्माण की प्रक्रिया को बता रहा है।
और स्पष्ट कर रहा है कि निर्माण की जो प्रक्रिया है उसमें राज्य मिलके इस संघ को बनाए हैं, लेकिन वह जो संघ बना है वह राज्यों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है, वह एक एग्रीमेंट नहीं है राज्यों के बीच। ऐसा नहीं है कि राज्यों ने आपस में समझौता किया है और एक संघ बना दिया है, ऐसा नहीं है। यहाँ एक बात रेखांकित करना जरूरी है। थोड़ा सा आप भारतीय परिवेश को याद करिएगा। जिस समय भारत आजाद हो रहा था, जिस समय भारत को स्वतंत्रता मिल रही थी, तो वह स्वतंत्रता कई मायनों में हमारे लिए विशिष्ट थी। वह स्वतंत्रता कई मायनों में हमारे लिए महत्वपूर्ण थी और उसी समय हमारे लिए इस संघ का भी निर्माण हो रहा था। तो उस समय हमारी क्या प्रकृति थी, उस समय हमारी क्या पृष्ठभूमि थी? तो सीधी सी बात है, हमारी पृष्ठभूमि यही थी, हमारा बैकग्राउंड यही था कि भारत में उस समय ऐसे राज्य नहीं थे। भारत में देशी रियासत जैसे इकाइयां मौजूद थी और उन देशी रियासतों की अपनी एक स्वायत्त व्यवस्था थी। उन्हें भारत के संघ में शामिल करना और फिर उनको एक नया रूप देना, ये उस समय के नीति निर्माताओं के लिए एक चुनौतीपूर्ण विषय था। तो भारत के संविधान निर्माण में जिन बातों को ग्रहण किया गया, उसमें इस बात को हमेशा रेखांकित किया गया कि कभी भी जो भारत के विभिन्न राज्य हैं या देशी रियासत हैं, उनको हम स्वतंत्रता नहीं देंगे, उनको हम ऑटोनॉमी नहीं देंगे, नहीं तो भारत में विखंडनकारी प्रवृत्ति जो है वह प्रभावी हो सकती है, विभाजनकारी प्रवृत्ति हावी हो सकती है। तो उस विभाजनकारी और विखंडनकारी प्रवृत्तियों पर रोक लगाने के लिए हमने राज्यों और विभिन्न देशी रियासतों को वे सारे अधिकार हमने नहीं दिए, वो सारे स्वायत्तता या स्वतंत्रता के अधिकार हम लोगों ने प्रदान नहीं किया। क्योंकि देखिए उस समय देख चुके थे हम लोग कि पाकिस्तान के रूप में किस प्रकार हमारे देश का विभाजन हुआ था और देश में विभाजनकारी प्रवृत्तियां जो थी वो बहुत लंबे समय से हावी थी, उनका एक बहुत बड़ा प्रभाव था हमारे देश में। तो इस डर से कि आगे ऐसी प्रवृत्ति हावी न हो, आगे ऐसी विभाजनकारी प्रवृत्तियों का प्रभाव न बढ़े, इससे बचने के लिए यह जरूरी था कि हम अपने यहाँ या हम अपने देश में ऐसी प्रवृत्तियों पर रोक लगाएं, ऐसी व्यवस्थाओं पर रोक लगाएं, है ना। तो ऐसी स्थिति में जब हम इन विभाजनकारी प्रवृत्तियों को रोकना चाहते थे, इन विभाजनकारी प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करना चाहते थे, तो जरूरी था कि संविधान में जो व्यवस्थाएं बने, संविधान में जिन व्यवस्थाओं का निर्माण हो, वो व्यवस्था एक इस तरफ इशारा करे या ऐसी माहौल का निर्माण करे जिस माहौल में इन प्रवृत्तियों को रोका जा सके, इन प्रवृत्तियों पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके। भारत में राज्यों के संघ का निर्माण भी इसी उद्देश्य से प्रेरित था और इसमें राज्यों को अधिक अधिकार न देकर केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया गया, केंद्र को अधिक शक्ति दी गई ताकि केंद्र या संघ जो है वह राज्यों पर आवश्यकता अनुसार नियंत्रण स्थापित कर सके, वह आवश्यकता अनुसार राज्यों के ऊपर अपने प्रभाव की स्थापना कर सके। तो समीर तुम माइक ऑफ कर लो, आवाज आ रही है। तो हाँ, तो जो संघ बना उस संघ में
राज्य शामिल जरूर हुए, लेकिन राज्यों को कोई विशेष अधिकार प्रदान नहीं किया गया। राज्यों को वह शक्ति नहीं दी गई जो शक्ति अमेरिकी राज्यों में दिखाई पड़ती है। तो देखिए, भारतीय संघ का निर्माण एक ऐसे समय में हुआ है जब यहाँ तमाम विभाजनकारी प्रवृत्तियां हावी थी। अमेरिकी संघ का निर्माण की पृष्ठभूमि अलग है। अमेरिकी संघ का निर्माण अलग तरीके से हुआ है, थोड़ा सा उसको भी जान लीजिए। जब अमेरिका में संघ का निर्माण हो रहा था, अमेरिका में संघ बन रहे थे, यानी आफ्टर इंडिपेंडेंस 4 जुलाई 1776 को अमेरिका को स्वतंत्रता मिली थी, और आफ्टर इंडिपेंडेंस वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क को तैयार करने के लिए एक कमिटी का गठन किया गया था। वह कमिटी बनी थी, जो संविधान सभा थी, वो जॉन डिकिंसन की अध्यक्षता में बनी थी। जॉन डिकिंसन की अध्यक्षता में जब संविधान सभा ने कार्य करना वहां शुरू किया, तो जॉन 1786 ईस्वी में वह संविधान जो है वो बनकर तैयार हो गया। लेकिन उसमें एक प्रोविजन था कि जब 2/3 राज्य जो हैं, यदि उस संविधान को रेटिफाई कर देंगे, उस संविधान को वे अनुमति दे देंगे, तभी जाके वह संविधान लागू हो पाएगा। उस समय अमेरिका में राज्यों की संख्या जो है वह 13 थी। आज अमेरिका में राज्यों की संख्या 50 है ना। तो अमेरिका में राज्यों की संख्या उस समय 13 थी, और 2/3 राज्यों को समर्थन देना था। यदि वो समर्थन नहीं देते तो फिर वह संविधान लागू नहीं हो पाता। देखिए कि 2/3 राज्यों का समर्थन जुटाने में 3 साल लग गया, और तब जाके 1789 ईस्वी में अमेरिकी संविधान जो है वो लागू हो पाया, उसका इम्प्लीमेंटेशन हो पाया। जब लागू हो गया उसके बाद भी देखिए अभी की व्यवस्थाओं को आप देखिएगा, वहां के जो राज्यों के बारे में कहा जाता है कि भाई जो अमेरिकी संघ है वह, शब्द पे ध्यान दीजिएगा, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। यानी अमेरिकी संघ का जो निर्माण हुआ है, अमेरिकी संघ कैसा संघ है, तो वह अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। यानी अमेरिका में जो राज्य बने हुए हैं या अमेरिका में जो संघ बना हुआ है, न संघ राज्यों को समाप्त कर सकता है और न संघ को समाप्त किया जा सकता है ना। दोनों अविनाशी हैं, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत का संघ कैसा है, तो अगर भारतीय संघ को देखिएगा तो भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है ना। विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। क्या मतलब है कि यहाँ संघ के द्वारा राज्यों का विनाश किया जा सकता है, यानी जिस राज्य का निर्माण हुआ है उसको विनष्ट किया जा सकता है। जैसे भारत में राज्य कैसे होंगे, कितने राज्य होंगे, किस राज्य का कब विभाजन होगा, ये सब कुछ तय करती है केंद्र सरकार, संघ सरकार। उसमें राज्यों की कोई भूमिका नहीं होती। हाँ, राज्यों से पूछा जरूर जाता है, जैसे किसी राज्य को मान लो बांटना हो, विभाजित करना हो, तो उस राज्य के पास प्रपोजल जरूर भेजा जाता है कि भाई आपके राज्य को बांटने का प्रस्ताव है, आप क्या कहते हैं। जनरली कोई भी स्टेट नहीं चाहेगा कि उसका विभाजन हो, और सामान्यतः सभी राज्य विभाजन का विरोध करते हैं, और वे अपने यहाँ के विधानसभा में इस बात का प्रपोजल पास करके भेजते हैं कि हम इससे सहमत नहीं हैं। लेकिन यह भी एक विडंबना है कि सभी राज्यों ने विरोध किया है और करते भी हैं, इसके बावजूद भी विभाजन होता है। जैसे अभी हाल ही में आप देखिएगा कि जम्मू कश्मीर के 87 वर्गों ने जम्मू कश्मीर के संबंध में अपने मत वो लोग देते रह गए कि हम नहीं चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, नहीं चाहते हैं।
इसके बावजूद जम्मू कश्मीर का विभाजन हुआ और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित दर्जा दे दिया गया। उसके पहले का बात याद करिए, जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया गया है ना, और जब तेलंगाना अलग हुआ तो आंध्र प्रदेश में उस समय चंद्रबाबू नायडू जो थे वो मुख्यमंत्री थे। तो चंद्रबाबू नायडू की विधानसभा में यह प्रपोजल गया केंद्र सरकार के तरफ से कि भाई हम आंध्र प्रदेश का बंटवारा करना चाहते हैं और तेलंगाना राज्य बनाना चाहते हैं। तेलुगु देशम पार्टी की सरकार ने अपने विधानसभा में उस विभाजन का विरोध किया और उसके विरोध में प्रस्ताव भेजा, लेकिन फिर भी विभाजन हुआ और तेलंगाना बटा। तो राज्य कब कौन से राज्य होंगे, किस रूप में होंगे, उनकी सीमा क्या होगी, ये सारा कुछ का निर्धारण करने का अधिकार संघ सरकार को है, संघ को है ना। लेकिन संघ का स्वरूप क्या होगा, संघ कैसा कार्य करेगा, इसका निर्धारण राज्य नहीं कर सकते। भारत में यह व्यवस्था नहीं है। तो इसीलिए कहा गया है कि विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, यानी राज्यों का विनाश हो सकता है, संघ का विनाश नहीं हो सकता। इसलिए भारतीय संघ का स्वरूप कैसा है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, जबकि अमेरिकी संघ का स्वरूप क्या है, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। चलिए, अगर अभी तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है कुछ। चलिए, तो क्योंकि दोनों संघों के निर्माण की प्रकृति अलग अलग है, दोनों संघों के निर्माण का परिवेश अलग अलग है, इसलिए संघों के स्वरूप में भी अंतर पाया जाता है ना। अमेरिका में उतना जो था समस्या नहीं थी संघ निर्माण के समय में, फलतः वहां उस तरह की स्थितियां दिखाई नहीं पड़ती हैं। भारत में जब संघ का निर्माण हो रहा था तो उस समय विखंडनकारी प्रवृत्तियां थी, इसलिए इन चीजों को नियंत्रित करना जरूरी था और इसीलिए संघ को अधिक शक्तियां प्रदान की गई। और एक चैप्टर आगे पढ़ेंगे हम लोग, संघात्मक और एकात्मक व्यवस्था, है ना। तो संघात्मक और एकात्मक व्यवस्था के अंतर्गत ये जानने का प्रयास करेंगे कि भाई भारत कैसे संघीय व्यवस्था है, उसके संघीय व्यवस्था के क्या क्या फीचर हैं और कैसे भारत एक एकात्मक व्यवस्था का फीचर रखता है, और अमेरिकी से संघीय व्यवस्था से उसकी तुलना भी करेंगे। क्योंकि अमेरिका विश्व का पहला लिखित संविधान है और वह पहला संघ भी कह सकते हो उस रूप का, तो वैसी स्थिति में यह जरूरी था कि भाई उस जब आगे के संविधान बनेंगे और आगे नए संघों का निर्माण होगा तो उसकी तुलना अमेरिकी से ही की जाएगी, क्योंकि वह अमेरिका पहला है ना। लेकिन यहाँ यह बात बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर ध्यान देना चाहिए सबको। यह ठीक है कि अमेरिका पहला संघ है, लेकिन वह पहला है, अद्वितीय नहीं है, पहला चीज। दूसरा चीज ये कि किसी भी देश की व्यवस्था जो है वह परिपूर्ण नहीं होती है और व्यवस्था का उपज जो है वो उसके परिवेश से होता है। जैसे वहां का परिवेश होगा वैसी वहां की व्यवस्था होगी। अमेरिकी संघीय व्यवस्था उस परिवेश की उपज है, भारत की संघीय व्यवस्था भारत के संघ की उपज है। अगर भारतीय संघ की व्यवस्था के आधार पे हम अमेरिकी संघ का तुलना करने लग जाएं तो फिर वो नहीं टिकेगा कहीं संघ के पैमाने पे। तो जो राइटिंग किया गया, और खासकर देखो एक पॉलिटिकल साइंस में एक चैप्टर है तुलनात्मक राजनीति, कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स, जो आईआर वगैरह पढ़ते हैं, आईआर थियरी है ये। तो कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स का जन्मदाता माना जाता है अरस्तु को। अरस्तु को इसका फादर माना जाता है क्योंकि अरस्तु ने ही सबसे पहले कई देशों के संविधानों का अध्ययन किया और उसके बाद उसने अपना एक थियरी दिया, तो अरस्तु को ही इसका फादर माना जाता है। तो इस पूरे विश्व में 3 तरह की दुनिया जो है वो मौजूद है, प्रथम दुनिया, द्वितीय दुनिया और तृतीय दुनिया। तो
तो प्रथम विश्व के देश कहते हैं पूंजीवादी देशों को, द्वितीय विश्व के देश कहते हैं समाजवादी देशों को, और तृतीय विश्व का देश कहते हैं जो विकासशील देश हैं इन देशों को, या जो ऐसा कहो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो खासकर आजाद हुए हैं उस तरह के जो देश हैं उन लोगों को। आमतौर पे जो तुलनात्मक राजनीति के सिद्धांतकार थे और तुलनात्मक राजनीति के लिए जो विषय थे, ये दोनों पश्चिमी समाज था, ये दोनों पश्चिमी समाज था। तुलनात्मक राजनीति के जो सिद्धांतकार थे वो भी इन विकासशील देशों में नहीं थे। तुलनात्मक राजनीति के सिद्धांतकार भी जन्म लिए तो उधर ही लिए, पश्चिमी यूरोप, अमेरिका आदि के देशों में। तुलनात्मक राजनीति का जो उन्होंने विषय उठाया वह विषय भी उन्हीं क्षेत्रों से था, पश्चिम के ही क्षेत्रों से था। नतीजा इन विकासशील देशों के विकास क्रम पे ध्यान नहीं जा पाया। कालांतर में जब तुलनात्मक राजनीति थोड़ी बड़ी हुई, थोड़ी व्यापकता मिली उसको, तब जाके तीसरी दुनिया के तरफ भी लोगों का ध्यान गया। और जब तीसरी दुनिया की तरफ लोगों का ध्यान गया और उन लोगों ने उसको देखा, हाँ, तो सॉरी क्या बता रहा था? हाँ, तो तब तुलनात्मक राजनीति के सिद्धांतकारों का ध्यान गया उन क्षेत्रों में, यानी खासकर तीसरी दुनिया के देशों में, और वहां की चीजों का जब उन लोगों ने अध्ययन किया तो कई ऐसे विषय थे जो इन देशों में काफी अलग थे। लेकिन चूंकि पहले से पैमाना पश्चिमी यूरोप का सेट था, चूंकि पहले से पैमाना उन पश्चिमी देशों का सेट था, नतीजा उसी पैमाने पे, उसी को आधार बनाकर और इन देशों की व्यवस्थाओं को उस पर कसौटी पे कसा गया, है ना। नतीजा, चूंकि स्वाभाविक बात है, मैंने पहले ही कहा है कि व्यवस्था जो होती है वो परिवेश की उपज होती है। हमारा परिवेश था, हमने अपना संघ बनाया, अमेरिकी संघ से हमें क्या लेना देना था, है ना। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है कि भाई अमेरिकी संघ के निर्माण की पृष्ठभूमि अलग थी, इसलिए वहां राज्यों को अधिकार ज्यादा मिले। भारत में वह प्रकृति नहीं थी, इसलिए भारत में राज्यों को अधिकार कम मिले और संघ को अधिकार थोड़ा अधिक मिला है, ताकि वह नियंत्रित कर सके, व्यवस्थाओं का संचालन कर सके। अब जैसे एक पढ़िएगा, इसी में आगे पढ़ाया जाएगा कि संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 विषय हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में संघ सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो केंद्र सरकार को, राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो राज्य सरकारों को है, और समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो दोनों को है ना। लेकिन अगर दोनों के कानूनों के बीच टकराहट हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, दोनों के कानून आपस में टकरा जाते हैं, तो उस अवस्था में केंद्र सरकार के कानूनों को ज्यादा प्राथमिक माना जाता है, उसको ही ज्यादा प्रमुख माना जाता है। एक विषय होता है जिसका नाम है अवशिष्ट विषय। अवशिष्ट विषय वह विषय होता है जो न संघ सूची में शामिल है, न राज्य सूची में शामिल है, न समवर्ती सूची में शामिल है। अर्थात वह विषय जो तीनों सूचियों में शामिल नहीं है वह अवशिष्ट सूची में शामिल होता है। और अमेरिका में अवशिष्ट विषय जो है वह राज्य सरकारों के पास होता है, जबकि भारत में अवशिष्ट विषय जो है वो संघ सरकार के पास होता है ना। तो ये सब भारतीय संघ के निर्माण की अपनी एक पृष्ठभूमि है, अपना एक प्रकृति है, जिसमें भारत के संघ का निर्माण और अमेरिकी संघ के निर्माण की मैंने एक तुलनात्मक अवधारणा आपके सामने रखी कि कैसे भारत का संघ आजादी के बाद बना है,
जिसमें राज्यों के साथ समझौता नहीं हुआ है बल्कि राज्यों को संघ में मिलाया गया है ना। अमेरिका में क्या है कि सभी राज्य मिलकर एक संघ बनाए हैं, तो अमेरिकी संघ एक समझौता का परिणाम है, जबकि भारतीय संघ एक सहमति का परिणाम है। यही कारण है कि अमेरिकी संघ में राज्यों को अधिक अधिकार मिला है और भारत के संघ में राज्यों को उतने अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा लिखिएगा कि अनुच्छेद 1 में वर्णित राज्यों का संघ जैसा कि हम जानते हैं सहमति का परिणाम है। इस सहमति का यह अर्थ है कि राज्य अपनी इच्छा से संघ में शामिल हुए हैं, लेकिन उन्हें संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। राज्यों के नाम में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन, तभी संभव है जब संघ की ऐसी इच्छा हो। अर्थात संघ ही राज्यों की स्थितियों में परिवर्तन ला सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संघ चाहे तो वह किसी राज्य को विनष्ट कर सकता है। लेकिन राज्य
चाह कर भी, लेकिन राज्य चाह कर भी संघीय व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं ला सकते। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। इसके विपरीत अमेरिकी व्यवस्था में न राज्यों को समाप्त किया जा सकता है, और न ही संघ को इस आधार पर अमेरिका अविनाशी अविनाशी संघ के रूप में जाना जाता है। अविनाशी राज्यों के अविनाशी संघ के रूप में जाना जाता है। चलिए अब 1947 में जब देश को स्वतंत्रता मिल रही थी, उस समय हमारे यहाँ 3 तरह की राजनीतिक इकाई थी। पहले को कहते हैं हम ब्रिटिश भारत, दूसरा है चीफ कमिश्नरी, और तीसरा है देसी रियासत। उस समय लगभग 600 देसी रियासतें हमारे देश में थी, और इन 600 देसी रियासतों में से 552 देसी रियासतों को का जो सीमा था वो भारतीय क्षेत्र में पड़ रहा था, और शेष जो 48 देसी रियासत थी ये पाकिस्तान के क्षेत्र में थी।
तो जो ये 552 देशी रियासतें थी, इनको भारतीय क्षेत्र में शामिल होना था, यानी भारत की व्यवस्था में आना था। तो ऐसी स्थिति में 549 जो देशी रियासत थे उनका तो भारत में विलय हो गया। 3 देशी रियासतों के संबंध में समस्या उत्पन्न हुई। उन लोगों ने थोड़ी समस्या पैदा कर दी और वो 3 देशी रियासत जो थे उसमें एक था हैदराबाद, दूसरा है जूनागढ़ और तीसरा है जम्मू एंड कश्मीर, है ना। इन तीनों देशी रियासतों को अलग अलग प्रक्रिया से हमारे भारत में शामिल किया गया। जैसे जो हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही से, जूनागढ़ को जनमत संग्रह से और जम्मू एंड कश्मीर को विलय पत्र से, है ना। अब ये कैसे हुआ, कैसे इस चीजों को हम आगे बढ़ा पाए, हैदराबाद का विलय हुआ, कैसे जूनागढ़ का विलय हुआ, फिर कैसे जम्मू कश्मीर का विलय हुआ, है ना। इसकी चर्चा कल आपके साथ होगी। कल इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा, है ना। और थोड़ी देर में हिस्ट्री की क्लास जो है वो स्टार्ट की जाएगी। थैंक यू।